वो प्राप्त करेंगे। लेकिन किम वयम निरुक्तम पश्यामः कदापि। हम संधि पढ़ाते हैं, मैं पूछता हूं संधि क्यों पढ़ाते हो? क्या आवश्यकता है कि नहीं? पाणिनि ने भी संधि बाद में बताई है, लेकिन हमें पहले बतानी पड़ती है। क्यों? किम कारणम? तो अगर आप ध्यान देंगे, संस्कृत का प्रायः साहित्य पद्यात्मक है, अर्थशास्त्रमपि पद्यात्मक, विज्ञानस्य ग्रंथः अपि पद्येषु, चरक संहिता अपि पद्येषु। जैसे ही पद्य आएगा छंद आ जाएगा, छंदसः प्रविशः भविष्यति। जैसे ही छंद आएगा शब्दों की सीमा हो जाएगी, जैसे ही शब्दों की सीमा होगी समास आ जाएगा। यथा समासः आगच्छति संधि अनिवार्या। यदि वयं संधि छेदं न पठिष्यामः कस्मिन् श्लोके कानि पदानि सन्ति छात्राः कथं ज्ञास्यन्ति। अतः किम अस्माकम् अध्यापकाः जानन्ति तत्। एक शब्द का प्रयोग होता है पेडागोजी। किस किसने सुना है? क श्रुतवान अथवा का श्रुतवती। प्रायः जना वदन्ति पेडागोजी अर्थात मेथोडोलॉजी, पद्धति। पद्धति न अस्ति। पेडागोजी, एक बच्चों का डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? ये वही शब्द है पैदा। इसका अर्थ है पढ़ाने से पहले दो चीजें जानो, पढ़ने वाले का स्वरूप क्या है और पढ़ाए जाने वाले विषय का स्वरूप क्या है। यदि हम विज्ञानम पाठयामि प्रयोगः अनिवार्यः। यदि षड्वर्षीयः बालः शिक्षणस्य विधि भिन्ना। अहम प्रायः अनेकान् जनान् पृच्छामि, इतिहास को लेते हैं। रानी झांसी की कविता हिंदी में लगी हुई है, मैं कक्षा 3 के बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? वही कविता मान लीजिए मैं कक्षा 8 में लगाता हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा? वही कविता मैं 11वीं में लगाता हूँ, कैसे पढ़ाएंगे? बीए में लगाता हूँ, कैसे पढ़ाएंगे? और वही एमए में लगा दूँ तो कैसे पढ़ाओगे? हमें कहना पड़ेगा। प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाएंगे, उन्हें अर्थ नहीं पता, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी, एक्शन चाहिए होते। भावानाम स्पष्टीकरणम अस्माकम शरीरेण। शब्दार्थों से कोई मतलब नहीं है, स्मरणम अनिवार्य वस्ति। चतुर्दिवस पूर्व एका बालिका आगच्छति, अभी गई है कक्षा में। महोदय महोदय मैं आपको एक कविता सुनाऊं? सुनाओ बेटा। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, और बड़ी तोतली भाषा में उसने हिंदी की कविता सुना दी। मैंने कहा राष्ट्रभाषा क्या होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कितने स्नेह से सुनाई रही थी। उसके चेहरे पर जो भाव अध्यापिका ने दिलवाए वे थे। अष्टमी कक्षा यदि अस्ति शब्दार्थ अनिवार्य। एकादशी भवेत् भावार्थ अनिवार्य। बीए भवेत्। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और एमए जो आएगा तो मैं पूछूंगा, आपको नहीं लगता इस कविता के द्वारा महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है? कहा गया है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अरे मर्दानी कहकर उसे रीत बताया है ना। इन भावों को कैसे समझेंगे? बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है? अनुभव कैसे हैं? मया एक वारम एकः श्लोकः पाठनीयः आसीत्। भर्तृहरि श्लोकः अस्ति,
कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ कार्य, कठिन कार्य को देखकर प्रारंभ भी नहीं करते हैं, प्रारंभ में देखकर उपवंतः जानन्ति। कुछ लोग कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, काठिन्य को देखकर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बार बार करने पर भी, कठिनाई आने पर भी पूरा करते हैं। अहं त्रिमित कृतवान पूर्वम सरल संस्कृतेन भावम उक्तवान। फिर मैंने हिंदी में आया, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया कि कार्य को देखा हो बहु कठिनम अस्ति अहं न करिष्यामि? केचन जन उक्तवन्तः, सर ऐसे है, उन्होंने उदाहरण भी दिया। किम तदापि यावत् काठिन्यम दृष्टवान परंतु करिष्यामि, प्रारंभम कृतवान परंतु मध्ये त्यक्तवान। कुछ बच्चों ने वो भी बता दिया। फिर मैंने कहा अगर बार बार कठिनाई आने पर भी, तो कुछ ने कहा सर एक काम था मैंने ऐसा किया फिर भी किया। मैंने कहा बहुत अच्छे, आइए अभी श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक को पढ़ने के बाद मुझे अर्थ भाव बताने की आवश्यकता नहीं थी। छात्र स्वयं उक्तवन्तः, अरे तत्र प्रायः 60% शब्दाः श्लोकेषु भारतीय भाषाणां संबंधः स्थापनीयः अनुभवैः सह। अभी कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई, बहुत विवाद हुआ। पहले तो मैंने कहा एक भी पाठ बिना चित्र का नहीं होगा। पुनः चित्रम बृहत् वाक्यानि 5, चित्रकार ने कहा 5 वाक्य हैं चित्र। मैंने कहा कारणम अस्ति तत्र अनेके जना पृष्ठवन्तः, निर्माता पृष्ठवन्तः। मैंने कहा देखो, शिक्षण का सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जो चित्र दे रहे हैं वो बच्चे का अनुभव है, ज्ञात है। जिस भाषा में देख रहे हैं वो अज्ञात है, संस्कृत है। तो पहले बच्चे चित्र को देखें, फिर उस वर्णन को पढ़ें, फिर देखें किस इस वर्णन का कौन सा वाक्य चित्र से कौन संबद्ध है। अहम दृष्टवान प्रायः छात्राणां समस्या एव नासीत्, सर्वे चित्रं दृष्ट्वा वर्णनं पठित्वा अवगतवन्तः। इसे कहते हैं कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न। वयम प्रारंभ कुर्मः श्लोका श्लोक से अन्वय। अरे भैया कैसे करोगे अन्वय? अन्वय से कृते किम आवश्यकम? व्याकरणम। पूर्वम श्लोक वदन्तु पदच्छेदम यच्छन्तु प्रत्येकम पदस्य तथा व्याकरण वदन्तु तत्पश्चात प्रश्नानां द्वारा अन्वयानुसारम अन्वयम कारयन्तु तत्पश्चात भावार्थः वक्तव्य है। इसे कहते हैं कैसे सीखा जाता है। कति पुस्तकानि समाजे सन्ति, कैसे पढ़ेंगे लोग, हम क्या क्या पढ़ाएंगे? इसलिए शिक्षा नीति कहती है कैसे सीखा जाता है, इस पर बल दिया जाना चाहिए, हाउ टू लर्न। तो हमारी पुस्तकें, हमारी पाठ्यचर्या, हमारी शिक्षण विधाएं इस पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा नीति का एक सूत्र वाक्य है, हम सदैव वदामि अधुना पठन शैल्याः प्रामुख्यम न अस्ति, अधिगमन शैल्याः। अब स्टाइल्स ऑफ टीचिंग नहीं चाहिए, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग चाहिए। अत्र अनेके अध्यापकाः सन्ति अन्यथा मा चिन्तयन्तु। आज बच्चा हमसे बहुत कुछ अधिक जानता है, उसके पास हम ही स्रोत नहीं है ज्ञान के, इंटरनेट भी है। मैं कहता हूँ फ़ोन उनसे दूर मत करो, फ़ोन का उपयोग सिखाओ। किमर्थं शब्दार्थं वदन्ति तेषां दूरभाषायाम् अस्ति प्रयोगं कुर्वन्तु। नहीं तो वो पूरा दिन डिलीट करने में और न जाने किस में लगाते रहेंगे। वयम चिंतयामः, हमने कहा कि फ़ोन का उपयोग नहीं करो, बच्चे भी जानते कहाँ कहाँ छिपा कर आना है, ते अधिकः बुद्धिमन्तः सन्ति। तो हाउ टू लर्न, द्वितीय बिंदु तत् शिक्षा नीतौ बहुत सम्यक् उक्तम् अस्ति। नो हार्ड सेपरेशन, भिन्न विषयेषु विभेदता नास्ति। हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गतवान, ते वदन्ति हम कैसे सभी विषयों को पढ़ाएंगे। मैंने कहा आप किसके अध्यापक हैं? ज्योतिष के। क्या ज्योतिष के लिए गणित चाहिए? चाहिए।
क्या ज्योतिष के लिए भौगोलिकता खगोल शास्त्र की दृष्टि से चाहिए? जी चाहिए। जब आप किसी का जन्मपत्री देखते हैं, उसका इतिहास चाहिए। ज्योतिष के सूत्रों को समझने के लिए क्या भाषा चाहिए। मैंने कहा सारे राजनीतिज्ञ इलेक्शन के बाद जाते हैं मंत्री कब बनूंगा, वो भी गणित राजनीति भी चाहिए। अर्थात सभी विषयों में आपस में संबंध है। ये आज दुनिया में रोग इसीलिए फैले हैं, हमने शरीर नहीं देखा, कान का विशेषज्ञ, रोग का विशेषज्ञ, चक्षु का विशेषज्ञ, हस्त विशेषज्ञ, चर्म विशेषज्ञ। अरे ये विशेषज्ञता ऐसी तो सारा समापन हो गया है। कान वाला कहता है कान दवाई दी, कान ठीक हो गया, आंख से दिखना बंद, कहता आंख वाले के पास जा, वो कहता मेरा कान। ये पूरे शरीर का पूरी एक संबद्धता है। भारतीय दृष्टि टुकड़ों की नहीं है, संपूर्णता की है। इसलिए उसका मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्णता की ओर देखते हैं। जो बीएड करते हैं उनके यहाँ एक प्रक्रिया आती है माइक्रो टीचिंग अर्थात शिक्षण से खंडः। श्याम पट्टम कथम लिखामा कक्षायां कुत्र स्थास्यति कुत्र स्थित्वा पाठयिष्यामि मम भ्रमणं भविष्यति न वा मम ध्वनि कथम भवेत् उच्चै भवेत् अथवा न भवेत् छात्रा किं करिष्यन्ति छात्राणाम् उत्तराणि कथम भवेयुः मम प्रश्नाः कीदृशाः भविष्यन्ति ज्ञानात्मकाः प्रश्नाः के, भावात्मकाः प्रश्नाः के, संज्ञानात्मक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। उसे कहते हैं स्किल, टीचिंग स्किल्स। यदा कोऽपि बीएड कृते आगच्छति वयम एकं कौशलं स्वीकृत्य पाठयामः। लेकिन बाद में कहते हैं मैक्रो टीचिंग। अब जब कक्षा में जाएगा पूरे सभी कौशलों का वह उपयोग करेगा। मुझे लगता है समय कम होने के कारण बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं। यह जो है हर विषय दूसरे से संबद्ध है, हर मनुष्य दूसरे से संबद्ध है। इसलिए कहा नो हार्ड सेपरेशन। अभी आपका कार्यक्रम हुआ, अनेके जना यदा संस्कृतेन उक्तवन्तः केचन संस्कृतस्य अभ्यस्ताः न सन्ति ते चिन्तयन्ति कथम अहम् अवगमिष्यामि, परन्तु शनैः यदा सम्पूर्णः कार्यक्रमः संस्कृतेन अभवत् तदा अनेके जना ये पूर्वम् अवगन्तुं सिद्धाः नासन् ते अपि किमपि अवगच्छन्ति, क्योंकि कानों का अभ्यास हो गया है। भारतीय परंपरा में 5 सोपान बताए गए हैं पढ़ाने के। अधीतिः बोधः, अधीतिः बोधः अभ्यासः प्रयोगः प्रसारः। इसी को आज पंचपदी कह देते हैं। ये नए श्री हरचरित का दिया हुआ है। तो इसलिए किसी को आप अलग नहीं, अधीति नहीं होगी तो बोध कैसे होगा, बोध नहीं होगा तो अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास नहीं होगा तो प्रयोग कैसे होगा, प्रयोग यदि न दृश्यते कथम वयं प्रसारं करिष्यामः, कथम संबद्धता अस्ति। फिर 2 बातें शिक्षा नीति ने और बड़ी प्रमुख कही, जिसका मैंने संकेत अभी दिया पुस्तक निर्माण के समय। कलोन्मुखी शिक्षा, आर्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, कहते हैं अक्रॉस द करिकुलम, सभी विषयों के लिए होगा। यानी कला नहीं है, कला का अर्थ है भावात्मक विकास। आप किसी फूल को जब देखते हैं तो केवल फूल नहीं देखते हैं, फूल के कितने सारे तत्व हैं। और हम किसी चीज को देखो, वाह क्या सौंदर्य है। हर व्यक्ति में भावात्मक सौंदर्य यानी स्किल ऑफ एप्रिसिएशन, व्यक्ति का या वस्तु का की प्रशंसा करने भी हमें आनी चाहिए। क्रीडोन्मुखी शिक्षा, खेलों से युक्त शिक्षा, इसकी भी बात शिक्षा नीति करती है। एक स्थान पर उसने शिक्षा नीति ने कहा, जिसका वर्णन माननीय कुलपति जी ने किया। उसने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं उसका, उसने कहा स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के कौशल हों। क्या 21वीं सदी के कौशल? यही हैं 5 C जो हैं, अर्थात
क्रिटिकल अवेयरनेस और क्रिटिकली एनालिसिस जो सुबह बताए गए आप लोग किया, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे लगता है उसने कहा कि ये 5 क्वेश्चन आने चाहिए, और उसमें अध्यापकों के लिए विशेष रूप से कहा कम्युनिकेशन, संप्रेषण शैली। हम दृष्टवान अनेके जना बहु जानन्ति परंतु अभिव्यक्तिम कर्तुम समर्थाः न सन्ति। अनेके न जानन्ति परंतु अभिव्यक्ति बहु सम्यक् कुर्वन्ति। तो ये कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं है, सामने वाले से अपने को जोड़ना है। जब दोनों का जुड़ाव हृदय नहीं मिलेगा तो समझ कैसे आएगी। तथापि शिक्षा नीतो अस्ति अस्माकं पाठने कथम भवेत्। इसलिए मैं कहता हूँ पुस्तकों में संवादात्मक पाठ अधिक रखिए, नाटक अधिक रखिए। अरे उत्तम पुरुष पढ़ाने के लिए, मध्यम पुरुष पढ़ाने के लिए नाटक चाहिए, अन्य पुरुष पढ़ाने के लिए वर्णन चाहिए। अतः कथम पाठनम योजना भवेत्। ये क्यों चाहिए गद्य पद्य आदि? पद्य मनुष्य का भावात्मक विकास करता है। दृष्टवान गद्य तार्किकता है और नाटक बोधन है। नाट्य शास्त्रम केवलम नाट्य शास्त्र नास्ति एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अरे ये संगीत नहीं होता है। मैं कहता हूं आवाज तो शोर में भी होती है, आवाज संगीत में भी होती है। भेद क्या है? शोर की आवाज बिना अनुशासन की होती है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और संगीत की आवाज 7 सुरों से अनुशासित होती है। जीवन जब जब अनुशासित होता है संगीत बनता है, अनुशासनहीन होता है तो शोर बनता है। और संस्कृत भाषा संगीतमयी भाषा है। क्या बच्चे इस संगीत का आनंद ले सकते हैं? शिक्षा नीति का एक प्रमुख वाक्य है। शिक्षा नीति ने एक स्थान पर बार बार चर्चा की है परियोजना, और उसका 17वां अध्याय हिंदी में और 18वां अध्याय अंग्रेजी में पूरा का पूरा NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च कराइए। लेकिन कहा कि इस रिसर्च का प्रारंभ विद्यालय से हो, परियोजनाओं से हो, प्रोजेक्ट से हो। मैं कहता हूं आप तो BA MA में रिसर्च कराते हैं, भारत का तो शिक्षण ही रिसर्च है। कैसे? आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। अरे भैया संधान होगा तो अनुसंधान होगा ना, सर्च होगी तो रिसर्च होगी। हम सर्च करें, अनुसंधान तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का अनुप्रयोग है। हम तो जो निकला हुआ है उसी को ही कराते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं किसी भी शोध ग्रंथ में 2.5 पेज ही शोध होता है, बाकी तो सब अलंकार है। वही उसकी भित्ति है, फाउंडेशन है। अरे मेकअप करने के लिए भी फाउंडेशन चाहिए, उसके बिना वो भी नहीं ठहरता है। तो हम चिंतयामि बहुत सुंदर रूपेण शिक्षा नीति अस्मिन् संदर्भे अपि वदति। शिक्षा नीति कहती है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करो। मैं कहता हूं मेरे भाई, भारत की ज्ञान परंपरा के 2 ही सूत्र हैं। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को विस्तार, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा। और सब पढ़कर जाने लगता है बच्चा अपने गुरुकुल से, उपदेश देते हैं आचार्य, तो कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रबदः। यही उत्तर है, बच्चों में स्वाध्याय की आदत डालिए। पाठ न्यूनो भवेत् अभ्यास अधिकः भवेयुः। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजा। अभ्यासशालिनी सा विद्या। अरे आप प्रश्न क्यों पूछते हो? आप अनुच्छेद दे दो, अनुच्छेद पर 5 प्रश्न बनवा लो, पता लग जाएगा बच्चे को रूप आते हैं कि नहीं है।
मैं कहा करता हूँ, बच्चों को अगर शब्द रूप धातु रूप संस्कृत में सिखाने हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखवाइए, क्योंकि संस्कृत में किम शब्द सर्वनाम है, इसलिए विशेषणवत् प्रयुज्यते। कस्य उत्तरम बालकस्य, कस्याः उत्तरम बालिकाः। अब बस ललित जी मैं समाप्ति कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, चिंता नहीं, अब खड़ा नहीं करना था ना मुझे। हाँ मैं समझ गया, मैं समाप्ति कर रहा हूँ। मित्रों, कहने का अर्थ ये बनता है कि शिक्षा नीति ने इतने सारे संदर्भ रखे हैं जिसमें हमें नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल भाषा के रूप में नहीं लिया है, उसने भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहा है, उसने संस्कृत ज्ञान परंपरा भी कहा है, और अंत में उसने यह भी कहा, बहुत ध्यान योग्य बिंदु है, उसने कहा है जो लोग संस्कृत किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें कैसे पढ़ाना है वह भी एक चिंतन का विषय है। और शिक्षा नीति ने एक बात और बड़ी मजेदार कही है कि देखो, भारत की भाषाएं संस्कृत से संबद्ध है। कुछ संकेत माननीय श्री जी ने दिया था, बच्चों को भाषाओं की तुलना करवाओ। उड़िया जना, सेनापति जी उड़िया है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। संस्कृतम यदा पश्यति उड़िया उभयो कुत्र भेदा अस्ति कुछ समानता अस्ति। एक उदाहरण देकर बात समाप्त करता हूं। अहम ओडिशा गतवान, तत्र विद्याभारत्याः विद्यालये कार्यक्रमः आसीत्। पूर्वं सरस्वती वंदना आसीत्। यदा सरस्वती वंदनाम श्रुतवान तो मेरे तो कान खड़े हो गए। जा कुंदे, तो मैंने जा कहाँ से आ गया? तत्र तु अस्ति या कुंदेन्दु, जा कुतः? हम कमपि पृष्ठं, ये जा कहाँ है? नाना महोदय, उड़ीसा मध्ये ना वयं जा वदामः, जा बोलते हैं। अमुक उक्तवान् भवतः संस्थाया नाम किम? स वदति विद्याभारती। मैंने कहा यहाँ तो आपने जा नहीं बोला। कहते ना, अगर प्रारंभ में आ जाए तो हम जा बोलते हैं। फिर मैंने सोचा, इसने बोला विद्याभारती और कहा कि प्रारंभ में आ जाए तो समस्या स्थान की है, ये उच्चारण नहीं कर सकता, इसकी नहीं है। सः या इति वक्तुं सिद्धः कारणं विद्या वदति, प्रारंभे अस्ति जा वदति, तब किम करणीयम? तो मुझे पाणिनि का कथन याद आया कि भैया, ये मैंने शिक्षा ग्रंथ इसीलिए लिखे थे, अभ्यास के द्वारा हर वर्ण का उच्चारण कराया जा सकता है। इसलिए मैंने तीनों दिन एक ही बात कराई, उच्चारण कराना। हम क्या करते हैं, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अको, अको विसर्जन क्या है वो? अब ये बच्चों क्या पता लगेगा? सा श श मध्य भेद में न कुर्वन्ति कारणम वयं वदामः सा वर्णस्य उच्चारण स्थानम दन्त्य। सा वर्ण से वही स बोल रहे हैं, तालु और पेट पता नहीं जीभ घुमाकर मूर्धा। मैंने कहा मेरे भाई एक काम करो जरा, बच्चों को वर्ण शब्द ये मत बताइए, आप बच्चे को त पूछिए, त का उच्चारण करो, त तो बोलता है। अब कहो त किस, तुम्हारी जिह्वा कहाँ है? दांतों पर है। त त त। अब च बुलवाओ, च च, मैंने कहा स्पर्श किए बिना बुलवाओ, नहीं बता, च न भविष्यति। अब ट बुलवाओ, जिह्वा कुत्र अस्ति? वृत्ताकारे अस्ति, अंतः उपरि स्थानम सर्वाधिकम उच्चम स्थानम अस्ति, तभी तो मूर्धा है, मूर्धन्य। तो मैंने कहा अंतर पता लगा, त में दांत के साथ जीभ जुड़ी, च में जीभ का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालु से जुड़ा और फिर मूर्धा से जुड़ा। जहाँ से त बुलवाया है वहाँ से स बुलवाओ, त स त स त स।
तस चश 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 टश टश टश। अब शब्द लगाओ, नमस्ते जब जब तो आएगा पहले स आएगा, निश्चय जब जब च आएगा पहले श आएगा, जब जब राष्ट्र त आएगा पहले श आएगा। ऐसे शब्द खुजवाओ ना बच्चे से। सिद्धांत बाद में बनते हैं, प्रयोग पहले होते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा नीति कहती है पहले सिद्धांत में बच्चे को अयोग्य मत समझो, रिकॉग्नाइज द चाइल्ड, बच्चे को समझो, तस्य अथवा तस्या योग्यता का, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं उसे मान्यता दो और फिर उसके विकास के उपाय करो। अरे चाणक्य ने यही तो कहा है ना, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। हमें बच्चों को पहचानना है, पहचान कर पद्धति का निर्माण करोगे तो पेडागोजी होगी, पहचान कर नहीं करोगे तो पद्धति होगी, और पद्धति तो कोई सब कुछ नहीं जानता है। तो मुझे लगता है शिक्षा नीतौ अनेकानि तत्वानि तादृशानि उक्तानि सन्ति, यद्यपि हम न जानामि स्म तत् मया तत् गंतव्यम शीघ्रं भविष्यति। मैंने बहुत सारे कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं भेज दूंगा आपके यहाँ। पीपीटीज बहुत सारे 40 के करीब हैं। ये सारे तत्व मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, हम प्रेषयिष्यामि। अंत में एक बात कहकर समाप्त करूँगा। शिक्षा नीति ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं अंत में बता रहा हूं, शिक्षा नीति ने इवैल्यूएशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मूल्यांकन का प्रयोग एक स्थान पर किया है, एग्जामिनेशन का प्रयोग नहीं किया है, परीक्षा का प्रयोग भी एक दो स्थानों पर है। उसने कहा क्या चाहिए? वो कहता है असेसमेंट, आकलन चाहिए। कैसा? फॉर्मेटिव, रचनात्मक, क्रिएटिव असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकनम तु अस्ति, यानी असेसमेंट अभी मूल्यांकन से अंगत्व रूपेण अस्ति संपूर्णतया। एग्जामिनेशन देखो अंग्रेजी में जहां जहां ई या एक्स आता है ना, इसका मतलब भीतर से बाहर लाना, एग्जिट ई एक्स। एग्जाम्पल सिद्धांत है तो उदाहरण के द्वारा, बाहर के उदाहरण से सिद्ध करो। इवैल्यूएशन जो बीच में है बाहर लाओ, उसको वैल्यू दो। लेकिन परीक्षा का अर्थ बनता है, जिसे हम परीक्षण कहते हैं, वो याद पर अधिक आधारित। ध्यान रखना, मैं याद को बुरा नहीं कहता हूँ। शिक्षा नीति का ये सिद्धांत मुझे अच्छा नहीं लगा कि रटना बंद करवाओ। मैं कहता हूँ रटना बंद करवा दोगे, हमारे तो सारे वेद लुप्त हो जाते हैं। पाणिनि आज नहीं होते, वो स्मरण पर आधारित है। रटने और स्मरण में भेद है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कहें कि वो बेकार की बात है। अधीति में स्मरण चाहिए, तभी तो बोध करोगे। आज की हालत जनरेशन को है ना, अपना फ़ोन नंबर याद नहीं होता, मोबाइल में देखते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सुंदर ढंग से उसने असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? किसी अध्यापक ने पूछ लिया ये असेसमेंट होता क्या है, आकलन होता क्या है? मैंने कहा हिंदी आती होगी। हाँ, हिंदी का एक मुहावरा है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे, पूत क्या बनेगा। ये असेसमेंट है। बच्चे का अवलोकन करो, देखो किस दिशा में जाएगा। आकलन की नई नई पद्धतियां लाओ, बच्चे को खोजो, देखो उसका निर्माण कैसे किया जाए। वो क्रिएटिव है। हर बच्चे में क्षमता है, लेकिन हर क्षमता बराबर नहीं है। उपनिषद ने कहा है बच्चे की तुलना बीज से की है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा महत्वपूर्ण है। बीज का मतलब है बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है। परिवेश से निर्माणम आवश्यकता अस्ति। बीजम भूमौ स्थापयन्तु, जलम यच्छन्तु, वायु प्रवेगा भवेत्, प्रकाशा भवेत्, शनै शनै प्रस्फुटनम भविष्यति, और वही पूरा वृक्ष बन जाएगा। आवश्यकता है परिवेश निर्माण की। इसलिए शिक्षा नीति का 12वां अध्याय कहता है एनवायरमेंट, आप परिवेश बनाइए, आप एनवायरमेंट बनाइए। अगर अंग्रेजी में एक्स बाहर निकालता है तो एन अंदर लाता है।
तो आप इस प्रकार से बच्चे के लिए परिवेश बनाइए। ये शिक्षा नीति की एक अद्भुत बात है। तो मुझे लगता है मित्रों, शिक्षा नीति में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका आलोचन करना होगा, परिशीलन करना होगा, तभी जाकर ये पर्यालोचन होगा। केवल हम देखकर गलत है या ठीक से काम नहीं चलेगा। पढ़ाना कैसे है, इसका बिंदु आपके व्याकरण में अष्टाध्यायी ने बता दिया है। पहले परिभाषा, सूत्र है, संज्ञा। पूरी जो आज की विज्ञान की प्रक्रिया है वो बुनियादी तौर पर अष्टाध्यायी की प्रक्रिया है। आज आपका जो पूरा विज्ञान है वो न्याय दर्शन है। अरे न्याय दर्शन का पहले अध्याय का पहला सूत्र ही कहता है प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। फिर सिद्धांत, अभी अब तर्क का सिद्धांत बना, सिद्धांत का खंड खंड देखो, उनको तर्क से जोड़ो। अगर करोगे फिर आरोप लगाओ, अंत में निश्चय साधिगमः, तब यही गमन होगा। इसलिए ये रिले रेस बनाओ, बच्चे को बीच में बाधा भी स्थापित करो, लेकिन सहायता भी करो, आगे जाया कैसे जाता है वो फीडबैक है। शिक्षा नीति ने दूसरे अध्याय में 2.8 अनुच्छेद कहा है रीडिंग, क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ रीडिंग। पठन संस्कृति का निर्माण करो। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, स्वाध्याय कैसे होगा? पठन संस्कृति निर्माणम, पूरे देश में ये चाहिए। मोबाइल ने हमारा किताबें हमसे छीन ली है। अरे कहां लोगों के हाथ में पुस्तकें होती थी, अब मोबाइल होता है। उसमें भी देश का कितना प्रतिदिन समय का व्यर्थीकरण डिलीट करने में जाता है, न जाने कौन कितना डिलीट करता है। और मोबाइल से लोग डर इतने गए हैं, घर जाने से पहले बहुत कुछ डिलीट करते हैं, कोई देख ना ले। इस डर को मिटाना है। भारत में खुले दरवाजे होते थे, खुले ताले होते थे, उस संस्कृति को कैसे लाया जाए? हम चिंतयामि नूतन शिक्षा नीति अतः वदति, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्वरूप है हम कैसे उसे इन्हीं के द्वारा लाया जाए। विज्ञान को आज की देन मत समझिए। पुराने ज़माने में यानी ऋग्वेद के युग में अक्ष सूक्त में जुआ खेलता है वो, तो आरक्षक पकड़ते हैं, वो कूद कर अंदर चला जाता है। पिता कहते हैं ले जाओ, माँ कहती है ले जाओ, पत्नी कहती है ले जाओ, वो कहते हैं कृषि कर। तो मैंने कहा अगर कृषि करेगा तो हल तो चाहिए, यंत्र तो चाहिए। घर बना है, कूद कर गया है, घर तो बना होगा। लोग बीमार भी होते थे, औषधि तो लेते थे, जड़ी बूटियाँ लेते थे। आज उन्हीं जड़ी बूटियों के रस को सुखाकर हम टेबलेट बनाते हैं, इसमें साइड इफेक्ट होते हैं। तो भैया तकनीकी आज नहीं है, प्राचीन युग की अपनी तकनीकी थी। अरे कोणार्क का बनना हमें सिखाता है प्रौद्योगिकी क्या होता है। अरे यहाँ का मंदिर सिखाता है प्रौद्योगिकी किसे कहती हो। अरे दक्षिण भारत के मंदिर के गोकर्ण सिखाते हैं विज्ञान क्या होता है। इस विज्ञान को पहचानने के लिए हमें शिक्षा नीति मार्गदर्शन करती है। इसके लिए मुझे शिक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा, पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना होगा, हमें आकलन लाना होगा। मूल्यांकन और परीक्षा से काम नहीं चलेगा। इतनी बात करके समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्याणां कृते भूरिशः धन्यवादाः। आचार्याणां कृते प्रमाणपत्रेण सभाजनं कर्तुम् अहं माननीय कुलपतिवर्यान् निवेदयामि। पुनरेकवारं धन्यवादाः आचार्याणां चान्दकिरण सलूजावर्याणां। यैः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ
कथम् अस्माभिः अग्रे कार्यं करणीयमस्ति, अपि च कथं तस्याः शिक्षानीतेः क्रियान्वयनं करणीयं वर्तते, तद्विषये अनुभवपुरस्सरं बहु उदाहरणपुरस्सरं तैः अत्र वक्तव्यं प्रदत्तं वर्तते। इदानीं कालः अस्ति इति तु अहमपि वक्तुं न शक्नोमि। अतः यदा कालः भवति तदा सञ्चालकस्य कार्यं किञ्चित् सुकरं भवति, किन्तु इदानीं यथा त्रैविद्या भवति, त्रयो वेदाः, तद्वदेव अस्माकं त्रयो वक्तारः वर्तन्ते। इदानीं कियान् कालः मया भवद्भ्यः तत्र दातव्यः, न अहं कालदाता, तथापि भवन्तः एव कालज्ञाः वर्तन्ते। अपि च भोजनस्य कृते इदानीम् एवम् आचार्याः भवतां सर्वेषां यदि आनुकूल्यमस्ति तर्हि 20 to 30 निमेषपर्यन्तं 10 निमेषात्मकं सर्वेषाम् एकवारम् अत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि यथा सर्वेषां कृते पर्याप्तः समयः अपि भवति, पर्याप्तः इति इत्युक्ते संक्षेपभाषा द्वारा, है न। अतः एव सुभाषितेपि यदा इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासभाषणम्, इदानीम् अत्र समासभाषया किञ्चित् वक्तव्यं भवति, सूत्रभाषया किञ्चित् वक्तव्यं भवति। अतः 10 निमेषात्मकः कालः अत्र भवतां कृते अत्र प्रदीयते इति अहं आदौ एव क्षमां याचे। एतदर्थं सर्वादौ अहं निवेदयामि आचार्यान् प्रोफेसर् DB राठवा महाभागान्। तेषां विषयः वर्तते संस्कृत एवं टेक्नालजि। ते किञ्चित् टेक्नालजि माध्यमेन अत्र प्रदर्शनम् एतस्य विषयस्य करिष्यन्ति। अपि च एतेषां सर्वेषां यत् PPT अथवा किमपि व्याख्यानं लिखितरूपेण अस्माकं कृते आगच्छति, अथवा एतेषां सर्वेषामपि प्रकाशनमपि अग्रे अस्माभिः करिष्यते इति भवतां संज्ञार्थम् अहं ब्रवीमि। आचार्यः राठवा महाभागाः। नमस्कार। संबोधन के रूप वो चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जो वो रहते तो एक ही शब्द मुझसे सुनते तो उनको भी खुशी होती। क्यों? तो वो जो बोल रहा था वो पूरा मेरा ही कार्य था। और डॉक्टर जानकी शरण जी, डॉक्टर रविंद्र खांडेवाला जी, डॉक्टर कालिंदी बहन, कुलपति श्री अभी चले गए सेनापति जी, कुल सचिव ललित भी अभी चले गए, सर्वे प्राध्यापकगण, मित्राणि, बंधु भगिन्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा विषय है संस्कृत और टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं कि सामने आते ही मैं टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा ले आया हूँ। कल दोपहर विषय मिला कि आपको ये बोलना है, तो साथ में ही था हथियार। तो जैसे वेरावल में सोमनाथ महादेव के दर्शन किए बिना आगे नहीं जा सकते, अष्टाध्यायी में ईतकरण के बिना आगे नहीं जा सकते, वैसे ही संस्कृत जगत में आधुनिक टेक्नोलॉजी में गूगलिया महादेव गूगल के बिना आगे नहीं जा सकते। अभी सलूजा सर ने बोला था कि व्याकरण के बिना संस्कृत में प्रवेश कभी नहीं हो सकता, तो थोड़ा मैं मेरा भी कार्य बता दूं और 2-3 स्लाइड बता देता हूं और मेरा वक्तव्य पूरा करता हूं। अभी मैं दिन में 3 घंटा पढ़ा रहा हूं झूम पे, दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक और 9 से 10 बजे तक शाम को। विषय है केवल एक अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। मेरा विषय नहीं है, मेरा तो वेदांत है। दोपहर 2:30 से 3 बजे पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरे साथ मेरे स्टाफ है 4-5
इसमें दिलीप भाई भी अभी वो भी बैठते हैं, इनको भी साथ में बैठाता हूँ, इनके बिना नहीं चलेगा। तो ये मेरा कार्य था कि अष्टाध्यायी मेरा नहीं था, लेकिन कोरोना काल मुझे कुछ उपकार किया। तो पुष्पा दीक्षित जी ने वो झूम पे लेक्चर ले रही थी और थोड़ा कुछ मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि इनके बिना तो नहीं चलेगा, और मैं अभी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये मेरा मेन कार्य है अभी। तो अभी संस्कृत और टेक्नोलॉजी में मैं आपको, ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो आप भी जानते हैं, लेकिन इसमें भी इससे भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो 4 फोल्ड नाम का ये मोबाइल ही है, लेकिन इससे भी पढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको केवल निदर्शन ये भी है, इनसे भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ भी पेन है, और ये भी आप देख सकते हैं, आईपैड इसका नाम है। 3 लाख से ज़्यादा भी इनकी कीमत है, लेकिन जिनको सगवड़ होगी वो, तो मैं कहाँ भी जाता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ भी ये लेकर जाता हूँ और वहाँ भी इस समय, भारत के समय में पढ़ाता हूँ। ये मेरा कार्य है। तो अभी सलूजा सर ने जो बताया वो थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ आपके समक्ष। आपको दिखेगा अष्टाध्यायी.com, अष्टाध्यायी.com। तो पूरी अष्टाध्यायी, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता, सभी उसमें दे दिया है। जैसे ये सूत्र पाठ है, 3978 सूत्र हैं, धातु पाठ है 2000 से ज़्यादा धातु पाठ। इसमें क्लिक करेंगे तो आगे दिखाएगा, समय के अभाव में नहीं बता सकता आपको। शब्द पाठ, पूरा शब्द अकारादि क्रम से, कोशान्वेषण, और यह कोर्स भी कुछ है। और इसमें ये जो मेनू है, यहाँ मेनू भी है, शिव सूत्राणी से लेकर 14 माहेश्वर सूत्राणी से लेकर प्रत्याहारावली, 52 प्रत्याहारावली, सूत्रपाठ, धातु पाठ, ये सभी इसमें दे दिया है। कुछ व्याकरण के बारे में कुछ भी यहाँ नहीं रह गया है, सभी यहाँ आ जाता है। तो ये अष्टाध्यायी मैं यहाँ से ही सीखता हूँ। नीलेश गोडार ने ये डेवलपमेंट किया है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। उसके बाद जो एक ये है संस्कृत अभ्यास.in, मैं खुल के ही रखा है। तो इसमें भी मेनू है, जैसे ये नाम पदानी, क्रियापदानी, सर्वनामानी, तो नीचे ये रूपाणी है। तो ये खोलने के बाद किसी भी शब्द डालो नाम के, तो इनके पूरा रूप दिखाएंगे अंदर जाके। तो ये सभी मेनू इसमें है। और ये एक किसी को साहित्य चाहिए, संस्कृत या कोई भी दुनिया भर के साहित्य PDF फॉर्मेट में इधर पड़ा है। जैसे ये मैं एक खोल के रखा हूँ, लिखता हूँ कालिदास, एक उदाहरण के रूप में। तो इनके सभी किताब आ जाएंगे, कालिदास के नाम के सभी जो। और यहाँ जो फिल्टर है, वो फिल्टर में किन किन भाषा में लैंग्वेज जो लिखा है, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नीचे है। तो किस लैंग्वेज में, जैसे बंगाली, संस्कृत में कितने कितने बुक पढ़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो भी आपको ये टाइटल आपको योग्य लगा, अच्छा लगा, तो अंदर देख भी सकते हैं। देखने के बाद जो आपको लेना भी है तो फ्री में ले सकते हो PDF फॉर्मेट में। कितनी जगह रोकेगा वो भी पता चलेगा। तो कुछ भी इसमें डालो तो इन दुनिया भर के बुक इधर पड़े हैं। तो अभी तो मैं इतना ही समय के अभाव नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने पूरी वेबसाइट कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है वो अलग करके रखा है, मेन। और लास्ट में मैं ये बता देता हूँ, ये खास करके लड़के को, जो आप संस्कृत में टाइप करते हो या गुजराती में या हिंदी में, तो क्या करते हैं कि ABCD के मुताबिक करते हैं। जैसे कि A है तो अ, B है तो ब, वैसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मंगल श्रुति दिया है फॉन्ट, मैंने आपको ये स्लाइड दिखाया है। तो इसमें क्रम जो कैसा है, जैसे कि A है तो इसमें O है। तो साथ में ये जो की बनी है वो अष्टाध्यायी के पाणिनि के अनुरूप ही बने हैं। पाणिनि 14 माहेश्वर सूत्र है, पहले अच है,
और इस साइड अच है और इस साइड हद है। ये की जो है ये अष्टाध्यायी के अनुरूप ही है, तो इस तरह ही टाइप करना होगा। तो ज़्यादा से नहीं कहता, सभी को धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। एक बात रह गई कि कोई बात 1 मिनट में। जी सर। मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ तो ये मेरे पास पेन है और ये स्लेट है, ये स्लेट है, तो मैं लिखता हूँ इधर, ये निकाल दिया। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हो गया। तो ये मेरी स्लेट और ये पेन, तो इसमें जैसे मैं अभी ही लिखा, जैसे इस तरह मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूँ सभी, वो अभी इधर भी हमेशा के लिए इधर पड़ा है। तो ये भी मेरी टेक्निक, संस्कृत और टेक्नोलॉजी का एक ये तरीका है। ओके, धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्यः प्रोफेसर् DB राठवा महाभागः। वस्तुतः अस्माकं सत्राध्यक्षवर्यैः सलूजावर्यैः यद् उपदिष्टं कि संस्कृत पाठने न हौ वाट् टु टीच् इति स्थाने हौ टु टीच्, अतः अधिगमप्रक्रियायाः अत्र अत्यन्तं वैशिष्ट्यं वर्तते। अतः अधिगमप्रक्रियाविषये नूतनतन्त्रांशानां कथम् उपयोगं कृत्वा इतोपि सरलतया सुरुचिपूर्वकम् अध्ययनम् अध्यापनं च कर्तुं शक्यते, तद्विषये अत्र राठवा महाभागः अत्यन्तं परिश्रमं कुर्वन्ति। तेषां यत् उपकरणानि वर्तन्ते तेषाम् अत्र तैः दिङ्मात्रम् एव निर्देशः कृतः वर्तते समयाभावात्, किन्तु तथापि एतेषां यद् व्याख्यानमस्ति तद् अत्यन्तम् उपकारकम् अस्ति। इदानीम् अहम् आकारयामि डॉक्टर कालिन्दीबेन पाठक महाभागां। महोदयायाः विषयः वर्तते बहुविषयक संशोधन हेतु संस्कृत की उपादेयता। न आचार्यः कालिन्दीबेन पाठक महाभागः। मंचस्थ आत्मीय सहभक्तारों रवि भाई एवं राठवा साहब और सभा में उपस्थित सारे अत्यंत आदरणीय सम्माननीय महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं पॉइंट से बता दूँगी। मेरा विषय है बहुविषयक संशोधन हेतु संस्कृत की उपादेयता। भाषा स्वभाव से ही बहुविषयक है, क्योंकि भाषा की सबको ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चर्मकार को भी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर को भी ज़रूरत पड़ती है। और संस्कृत भाषा में उपादेयता की बात करनी है मल्टीडिसिप्लिनरी में, तो ये तो पूर्ण विकसित संस्कृति और विज्ञान के चरमोत्कर्ष के अभिव्यक्ति की भाषा है। तो स्वभाव से ही संस्कृत मल्टीडिसिप्लिनरी है। और हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं मल्टीडिसिप्लिनरी का एक उदाहरण ऐसे समझी हूँ कि पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास के समय के बारे में मालविकाग्निमित्रम नाटक के आधार पर सबसे ज़्यादा तार्किक अभिप्राय प्रस्तुत किया है कि कालिदास की सारी कृतियों में से सिर्फ यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली है। तो शुंगवंशी राजाओं के समय निर्धारण और मालविकाग्निमित्रम में जो यज्ञ की बात आती है, वो सब मिलाकर वो अभिप्राय दिया है। तो जब कोई हमारे संस्कृत जो करता है उनके समय के बारे में बहुत समस्या रहती है, तो वो समस्या के निराकरण के लिए भूगोल, खगोल, इतिहास, संस्कृति सारे विद्वान अंतर साक्ष्य को लेके ग्रंथ के
और ऐसे प्रश्न को अगर सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च है, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर सिर्फ और अंतर परस्पर जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है वो भी संशोधन की प्रक्रिया के दौरान मल्टीडिसिप्लिनरी बन सकता है, और जो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च है उसमें से भी कोई ऐसी ब्रांच पकड़ में आ जाती है कि जिसका इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो सकता है, तो ऐसे स्पेसिफिक पकड़ के हम नहीं रख सकते कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। और क्योंकि संस्कृत विषय में इतनी क्षमता है, अब संस्कृत के संशोधन की बात करनी है तो सबसे पहले भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च हो सकता है और साहित्य की दृष्टि से भी हो सकता है। साहित्य में मुझे सिर्फ लिटरेचर अभिप्रेत नहीं है, सारे विज्ञान सारे शास्त्र मुझे ग्रंथ अभिप्रेत है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मैंने जो थोड़ा गूगल पे देखा, गूगल महादेव पे, तो मुझे लगता है कि संशोधन करने से पहले स्टूडेंट को उसका अभिगम भी होना चाहिए। तो अनुस्नातक के दौरान ही हमारे यहाँ कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स गुजरात में शुरू करने की ज़रूरत है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में बहुत संशोधन की अवकाश है, और इसके लिए वो JNU में भी चल रहा है और अम्बा कुलकर्णी जी हैदराबाद में भी है। और एक मैंने वो देखा था सोर्स, उसमें भाषा विज्ञान के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, जिसमें है एप्लाइड लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ये सारे हमारे प्रातिशाख्यों में, शिक्षा ग्रंथों में सब कुछ है। तो संस्कृत का भाषा संरचना की अनुवाद के जो यंत्र होते हैं कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में जो ट्रांसलेशन होता है, तो अभी JNU में इंटरव्यू देखा था गिरीशनाथ झा का, तो उन्होंने वो स्वीकार किया था कि मीडियम की लैंग्वेज संस्कृत बनाया है। ट्रांसलेशन करने के लिए, कोई भी भाषा का अनुवाद करने के लिए मीडिएटर लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो ऐसी संस्थाओं में जाकर ऐसे विषयों पर भी हम संशोधन कर सकते हैं। और एक मैसूर का मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें नेचुरल लैंग्वेज पोजेशन के ऊपर रिसर्च चल रहा है। फिर स्पीच सिंथेसिस, लेखन का वाणी में परिवर्तन और वाणी का लेखन में परिवर्तन, स्पीच रिकॉग्निशन, तो वो पाणिनीय वर्णोच्चारण के नियम के आधार पर ये लोग करते हैं। फिर इंडियन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, जो घनपाठ है, जटापाठ है, तो वैदिक मंत्रों के संरक्षण के लिए जो पद्धतियाँ पंडितों ने अपनाई थी, ऐसी ही पद्धति आज कंप्यूटर एवं डिजिटल गैजेट में संरक्षण एवं गुप्तता की दृष्टि से अमल में की जाती है, कि ताकि कोई हैक न कर सके। ये रिपीटेशन ही ये लोग करते हैं। तो हमारे मंत्र पाठ की जो विविध पद्धतियाँ हैं, ये तो हमने पहले से ही अपनाई है, तो इस दृष्टि से भी संशोधन हो सकता है। आर्टिफिशियल कॉग्निशन एंड ह्यूमन कॉग्निशन, तो मनुष्य एवं मशीन की जो सीखने की क्षमता है, उपनिषदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भाषा विज्ञान की दृष्टि से इतने संशोधन हम कर सकते हैं। और आयुर्वेद, योग एवं पाकशास्त्र आदि के समन्वय से आहार विहार, भोजन, व्यायाम से स्वस्थ आयुष्य की प्राप्ति। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ब्रेन स्ट्रोक एकदम यंग एज में। तो ये समस्या को हम हमारे आयुर्वेद, योग शास्त्र से समाज उपयोगी संशोधन कैसे कर सकते हैं, ये करने की ये सोचने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में संस्कृत, आयुर्वेद, योग बहुत सहाय कर सकता है। ऐसे सैन्य विज्ञान में और कई उल्लेख किया है। दूसरी संस्कृत की एक विशेषता है कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों की बात इसमें आती है। तो सर अभी जो बात करेंगे, अवधान कला एक कला है, तो अवधान कला अपराविद्या कह सकते हैं, पर उसका कॉन्शियसनेस के साथ क्या संबंध है?
वो ब्रेन बुद्धि है याद करती है, या कोश याद करते हैं, या चेतन को कुछ संस्कार होते हैं, संस्कार क्या है, स्मृति क्या है, ये सब विषयों में भी बहुविषयक संशोधन की बहुत क्षमताएं हैं। तो मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। धन्यवादः आचार्यः। यद्यपि आरम्भे अस्माभिः 10 निमेषात्मकः कालः इति उक्तः, किन्तु महोदय केवलं 7 निमेषेषु स्वस्य यत् उद्बोधनं वर्तते तस्य सूत्ररूपेण अत्र उपस्थापनं कृतं वर्तते। तदपि एकं वस्तुतः कौशलं वर्तते। अपि च बहवः विषयाः महोदयया अत्र उपस्थापिताः वर्तन्ते। महोदया यद्यपि PPT निर्माणं कृत्वा अपि अत्र आगतवती, अतः तस्याः प्रदर्शनं तु अस्माभिः समयाभावात् अत्र कर्तुं न शक्तं, किन्तु अवश्यम् अत्र याः सूचनाः, यानि निर्देशनानि महोदयया अत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते, तेषाम् अवश्यम् एतस्याः कार्यशालायाः यत् प्रतिवेदनं भविष्यति, डॉक्युमेण्टेशन् यत् भविष्यति, तत्र अवश्यं तत्र तेषां सूचनानाम् उल्लेखः भविष्यति इति अहम् अत्र विश्वसिमि। इदानीम् अस्माकम् अन्तिमवक्तृरूपेण अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते आचार्यः रवीन्द्रखाण्डवाला महाभागाः। तेषां विषयः वर्तते भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्दिष्ट भारतीय कला और विद्याएं। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गुरु गंगेश्वराय नमो नमः। इस डायनेमिक यूनिवर्सिटी के डायनेमिक कुलपति जी डॉक्टर सुकांत सेनापति जी और सहयोगी संस्था यशस्वी संस्था विद्या भारती के कैलाश चंद्र जी, संबोधन करने योग्य 2 बड़े महानुभाव हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके, और सभी साथी वक्ता, संचालक महोदय, सामने बैठे सभी प्रबुद्ध प्राध्यापकगण, वर्तमान प्रभारी कुल सचिव मित्र डॉक्टर ललित पटेल जी और सभी छात्रों। NEP 2020 में और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कला एवं विद्याएं, इस विषय पर मुझे कहा गया है बोलने के लिए। तो राजेश भाई, NEP 2020 में पूरा देख गया तो काफ़ी जगह हमें इसमें सुझाव दिए गए हैं कि कला के संदर्भ में हमें अब नई शिक्षा नीति को ग्रहण करके बच्चों को कैसे क्या क्या देना है, और वो किन मैं सभी पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं उसका उल्लेख आपके सामने कर देता हूँ। जैसे कि हमारे उद्घाटन सत्र में संस्कृत की तो पद्धति रही है कि पूरे शीर्षक के एक एक शब्द को समझाया जाए, लेकिन समय अभाव में मैं उसमें नहीं जाऊंगा। भारत क्या है वो सर ने समझा दिया, संस्कृति के विषय में भी बात हो गई। अब सीधा विषय पे आते हैं। तो 4.7, 4.17, 4.19, 4.27, 4.29, 11.7 और 17.5 इतनी जो इसमें बातें हैं, इतने जो बिंदु है, उसमें कला के संदर्भ में कुछ ना कुछ कला संकायों के लिए भी और स्वतंत्र कलाओं के लिए भी उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें न जाकर मैं अब सीधा विषय में आऊँ तो विश्व भर में महानता और सम्मान का जो स्थान भारतीय संस्कृति को प्राप्त है वह अन्यत्र दृष्टिगोचर मात्र भी नहीं है। भारतीय संस्कृति की यह महत्ता जन सामान्य को भी विचार करने पर विवश कर देती है कि आखिर वह किन किन तत्वों के मिश्रण से सर्वोच्चता को प्राप्त है। संभवतः
यही कारण है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल में भारतीय कला और विद्या है, और इसी का अद्वितीय स्थान इसके मूल में हम पाते हैं। यह स्पष्ट है कि इन तत्वों के बिना भारतीय संस्कृति निष्प्राण बन जाती है। दूसरी बात ये कहनी है, आपको एक ग्रंथ देखना चाहिए इस संदर्भ में, वाचस्पति गैरोला का भारतीय संस्कृति और कला, शायद यहाँ पर भी होगा वो, भारतीय संस्कृति और कला। और उसमें इस संदर्भ में वे बहुत अच्छी बात उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में एकमात्र मानव मंगल की कामना की गई है। भारतीय संस्कृति ने एकता में अनेकता और अनेकता में एकता स्थापित करके इसी मानव मंगल को परिमंडित किया है। अब देखिए वो कला के संदर्भ में इस बात को कैसे ले आते हैं। वे कहते हैं कि हमारी संस्कृति के 3 शाश्वत तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदर। सत्यम, शिवम, सुंदरम। इन शाश्वत तत्व, इन्होंने मज़े की बात यह है कि मुझे ये विशेषण बहुत ही अच्छा लगा और आत्मसात कर लिया मैंने। शाश्वत तत्व नरेंद्र भाई कहा गया, संस्कृति के शाश्वत तत्व। हम नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं तब भी वो हैं, हम नहीं होंगे तब भी ये तो रहेंगे। और वो जो तत्व है वो है सत्य, शिव और सुंदर। और इसको अब वो हमारे संस्कृत के शास्त्र के साथ कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। वो कहते हैं कि इन शाश्वत तत्वों ने मानव चेतना को संस्कृत और परिष्कृत किया। एक दर्शन में उसके सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन हुआ है। एक नीति अनुशासन में उसके शिव स्वरूप का प्रकटीकरण हुआ है, और कला में सुंदर स्वरूप का दिग्दर्शन हुआ है। तो इन तीनों के द्वारा मानवता का हित और कल्याण होता आया है और होता रहेगा। जब भी हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कोई बात करते हैं तो ये तीनों ही चिरंतन और शाश्वत आधार विद्यमान होते हैं। अब संस्कृति में कला का क्या स्थान है वो देखा। अब हमारे शास्त्रों में कला के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है, मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने वो बात रखूँगा। संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के विविध ग्रंथों में हमें कला की बहुत सारी सूचियाँ प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम सूची प्राप्त होती है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय में हमें कलाओं की जो सूची मिलती है, यहाँ पर शिल्पकारों का केवल नाम दिया गया है। यहाँ कुल 28 प्रकार के शिल्पकार गिनाए गए हैं। अच्छा, अब आए ललित विस्तर में 16 कलाओं का उल्लेख है। शुक्र नीति सार में 64 कलाओं की सूची है, किंतु उसके नाम आचार्य वात्स्यायन द्वारा उल्लेखित 64 कलाओं से थोड़े भिन्न हैं। अच्छा, वात्स्यायन मुनि ने 64 कलाओं का उल्लेख किया है, वह लोक में अभी भी अधिक प्रचलित है। अब बात करता हूँ हमारे गुजरात की। क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक एक ग्रंथ लिखा था। उस कला विलास ग्रंथ के आधार पर गुजरात के इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने आज से करीब 125 वर्ष पूर्व कला विलास नामक ग्रंथ गुजराती में प्रकाशित किया है। इसमें क्षेमेंद्र द्वारा निरूपित कलाओं की सूची में अन्य कुछ कलाओं को जोड़कर अनेक कला प्रकार विषयक प्रशंसनीय विवरण दिया है। ये आप देख सकते हैं। और हमारे मनुष्य के गुण और दुर्गुण, उनके साथ एक एक कथाओं को जोड़कर, जैसे सुवर्णकार है, कोई वणिक है, बनिया है, तो उसकी कोई ना कोई कथा को रखकर फिर उसके गुण दोषों का विवरण उस कथा के द्वारा करके फिर उसके अंदर कितनी कलाएं होती है सुवर्णकार की, वो विस्तार से वहाँ पर दी गई है। तो कला विलास में जिन कलाओं की सूची दी गई है, मैं सभी का विस्तार नहीं करूँगा कि किसकी कितनी है, वही आपके सामने रखता हूँ। वणिक की 64 कला,
स्त्री चरित्र की 52 कला, गणिका की 36 कला, कायस्थों की 16 कला, दरिद्री की 12 कला, जुआरी की 16 कला, मद लक्षण की 32, गवैये की 12, मयूक की 12 कला, सोनी की 64 कला, चोर की 36 कला, कामी जल की भी 64 कला, दीवान की 16, कपट कला, मंत्री के शोभा रूप की 16, धूर्त व्यक्ति की 64, सच्चरित्रशाली व्यक्ति स्त्री की 64 कला। अच्छा, गृहस्थ की बात करें, गृहस्थ की 25 कला, विद्या की 14 कला, अर्थ की 64 कला, स्वात्म बुद्धि की 8 कला, शुक्राचार्य निर्दिष्ट 64 कला, विशेष 72 कला, स्त्री अर्थ की 64 कला, धर्म की 64 कला, योगी की 23 और विशेष 10 कला, और अंत में उन्होंने सत्पुरुषों के निर्माण की कुल 100 कलाएं बताई है। मतलब तात्पर्य ये है कि हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी जो है वो कितनी समृद्ध है और उससे हम अनभिज्ञ हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में इस प्रकार कलाओं के संदर्भ में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिट में कहीं ना कहीं उसको स्थान दिया जाए तो हमारे वर्तमान विद्यार्थियों को एक प्रकार का गौरव बोध हो सकता है। ये गौरव बोध कराने के लिए भी कहीं ना कहीं इन कलाओं को हमारे पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में लाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अभिनंदन देता हूँ सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, कुल सचिव भी बैठे हैं और सभी उसके अध्यापकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर BA सेम 4 में भारतीय विद्यानाम कलानांच परिचय इस प्रकार का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गुजरात की या गुजरात के बाहर की शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में कलाओं के संदर्भ में संस्कृत के विद्यार्थियों को इस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा हो। मेरे ध्यान में दूसरा कोई है नहीं, लेकिन मेरा सूचन ये है, अभी सब यहाँ पर विविध यूनिवर्सिटी के प्रबुद्ध हमारे प्राध्यापकगण बैठे हैं, तो कलाओं के संदर्भ में हमारे विद्यार्थी भी कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी लेकर जाएं, ऐसा कहीं ना कहीं प्रावधान होना चाहिए। यहाँ पर विद्या और कला के 2 यूनिट रखे गए हैं और इसके लिए मैं इस यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों को अभिनंदन देता हूँ। मित्रों, 8वीं सदी में आचार्य भामह आए, उन्होंने भी 64 कलाओं की सूची दी थी, वह नावीन्यपूर्ण है। शुक्र नीतिसार 11वीं सदी में रचा ग्रंथ है, उसमें भी 64 कलाओं का निर्देशन है। आइए 14वीं सदी में राजशेखर सूरी, उन्होंने भी प्रबंध कोश में 72 कलाओं की सूची दी है। श्रीमद् भागवत पुराण में आते हैं, वहाँ पर भी प्रसिद्ध टीकाकार जो हैं हमारे श्रीधर आचार्य ने भी 64 कलाओं की सूची दी है। यही सूची काम सूत्र से मिलती जुलती है। एक कोश है वस्तु रत्न कोश, उसमें भी 72 कलाओं की सूची दी गई है। मित्रों, कहीं कलाओं की संख्या 67 है तो कहीं 76 भी है। इस तरह इन कलाओं की संख्या में काफ़ी नावीन्य मिलता है। कुछ विद्वान स्त्री को 64 एवं पुरुष की 72 कला से भी विभाजित करते हैं। कला की ऐसी व्यापकता, ऐसी सूक्ष्मता, इन पहलुओं से ऐसी सूचियाँ हमारी संस्कृति की धाराओं का एक महत्वपूर्ण अंग बनी रही है। और अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में 4.7 में जो बात है उसका उल्लेख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि आर्ट इंटीग्रेशन अत्यंत आवश्यक है। 4.7 में ये शब्द रखा गया है, आर्ट इंटीग्रेशन सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए लाया जाना चाहिए, जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम के आधार रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया
जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव इसमें है। जिससे क्या होगा तो कहते हैं जिससे न सिर्फ कक्षा आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति शिक्षण के समावेश से भारतीयता से भी छात्रों का परिचय हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पाठ्यक्रम में भारतीयता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अतः वर्तमान युग में कलाओं का अध्ययन व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज विशेष रूप से भारत में जब बेरोजगारी की समस्या सूरसा की भांति मुंह फैला रही है, तब आचार्य वात्सायन द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए 64 मार्ग मानो खोल दिए गए हैं। वस्तुतः इन 64 कलाओं में से अधिकांश व्यवसाय रूप में अपनाई जा चुकी है। यह सर्वविदित है कि आजकल संगीत अकादमी, नृत्य अकादमी, नृत्य नाट्य मंच बहुतों की आजीविका का साधन है। एक चित्र आजकल गुणवत्ता के आधार पर 5,000 से 5 लाख रुपए में उसकी बिक्री होती है। अंत में जो ये बात है, संवाहन कला कुछ आज प्रचलित कौन कौन सी कला है उसका निर्देश करके बात पूरी कर दूंगा। संवाहन कला, स्पा, कौचुमार प्रयोग कला, दशन वसनांग राग कला, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र, ब्यूटी पार्लर आदि, व्यायामिकी कला, जिम, पुष्पसारण, पुष्प सज्जा जो अभी अब एजेंसियां अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं सजावट के लिए, शेखर का पीढ़ी योजन, केश सज्जा, चित्रयोग, अस्पताल आदि, नेपथ्य प्रयोग, ब्यूटी, गंधयुक्त परफ्यूम्स इत्यादि, भूषण योजन और तक्षकर्म, स्वर्णकार, सूचिवान कर्म, सूत्र क्रीड़ा, टेलरिंग, विचित्र शाक, यूसफ भक्ष विकार क्रिया, होटल, हलवाई, ढाबा इत्यादि। तो तात्पर्य है जीमोलॉजी, आज बहुत सारे इसमें लिखे हैं कि अभी कौन कौन सा ये हो रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार अन्य कलाओं का भी किसी ना किसी रूप में आज भी प्रचलन है। आज जितने भी व्यवसाय हैं सभी किसी ना किसी कला के प्रारूप हैं, लेकिन वो हमें हमारे छात्रों तक प्राचीन कलाओं का आधुनिक स्वरूप क्या है और उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने भोजन का समय होने के बावजूद बहुत धैर्य से सुना। आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादः आचार्यः। समासभाषया अत्र स्वस्य वक्तव्यस्य उपस्थापनाय भवद्भिः कलाविषये विविधाः कलाः विविधेषु शास्त्रेषु याः निरूपिताः वर्तन्ते तासां न केवलम् अत्र संग्रहः उपस्थापितः अपि तु तासां कलानां कथं क्रियान्वयनं भवितुम् अर्हति कश्चित् सूक्ष्मः परिचयः अपि अत्र दिङ्मात्रेण अत्र उपस्थापितः वर्तते समयाभावात्। अतः पुनरेकवारं भवतां कृते धन्यवादः। इदानीम् अन्तिमे घट्टे अत्र ये अस्माकं त्रयः वक्तारः उपस्थिताः वर्तन्ते तेभ्यः प्रमाणपत्रं प्रदातुम् अहं पुनरेकवारम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् अहं सादरम् अनुरुन्धे। सर्वादौ डॉक्टर बी राठवा महाभागाः। ततः परं डॉक्टर कालिंदीबेन पाठक महाभागा, ततः परं डॉक्टर रवींद्र खांडवाला महाभागः। धन्यवादः माननीयः कुलपतयः। हाँ, एकं समूहचित्रं माननीयः कुलसचिवः अपि अत्र निवेद्यन्ते। डॉक्टर कैलाशचंद्र शर्मा महाभागः, पंड्या महाभागः, प्रोफेसर झा महाभागः अपि अत्र अनुरुन्ध्यन्ते। अहमत्र अस्मि।
धन्यवादः। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विकास की बात करती है। तो समग्र विकास तो हमारा जब पंचकोशों का भी समान रूप से विकास होगा तो ही समग्र विकास की संभावना है। तो अभी हम प्रथम पुनरेकवारम अन्नमय कोश के संवर्धन के लिए, जिससे हमारा ये शरीर संवर्धित और उपचित हुआ है, उसके लिए प्रवेश करेंगे। और ततः परम पुनः अन्नमय कोशात् आनंदमय कोश पर्यन्तम अत्र अस्माकं यात्रा भविष्यति। अतः सर्वे अपि अनुरुन्ध्यन्ते। पुनः सार्धद्विवादने वयम् अत्र पुनः आगमिष्यामः, सम्मिलिताः भवामः अग्रिमसत्रस्य कृते। सर्वेभ्यो धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हाँ, अतिथि महानुभाव और अध्यापक, उनसे निवेदन है आप अतिथि भवन में भोजन के लिए जाएंगे और विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था छात्रावास में।